गुड मॉर्निंग बेटा। फोर्थ चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक क्या है, बायो-सावर्ट लॉ। और दूसरा इसको अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आरबीएससी एग्जाम में तो डायरेक्ट ही इसी नाम से ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द बायो-सावर्ट लॉ, या टू डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। टॉपिक बहुत अच्छा है और कई जगह यूज होगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, एवरी टॉपिक के नोट्स बनाइए और टॉपिक को समझिए भी, वीडियो को देखें, लाइक भी करें बेटा। तो देखिए बायो-सावर्ट का लॉ क्या कहता है कि अपन ने एक ये वायर लिया है, ये मैंने वायर दिखाया है। ठीक है, ये अपने पास में सिलेंड्रिकल वायर है और इस वायर के अंदर अपन करंट फ्लो कर रहे हैं आई। अब ये जो वायर है ये आपका स्ट्रेट वायर नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी ये घूम सकता है। अब अपन एक पॉइंट ले रहे हैं, पी पॉइंट, जहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और अपन इस वायर का एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, ये वाला, जिसको अपन कह रहे हैं करंट एलिमेंट। आईडीएल के नाम से अपन ने इसको कहा था, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये अपने पास में क्या है, करंट एलिमेंट। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बायो-सावर्ट का जो स्टेटमेंट था वो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी जो पॉइंट पी पे बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई डी एल के, यानी करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स करंट एलिमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा लेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फाइंड आउट होगा। दूसरा स्टेटमेंट इसका था कि डी बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आर अपने पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये करंट एलिमेंट से पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो आर पे ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया पोजीशन वेक्टर। अब अपने पास में जो स्टेटमेंट आता है थर्ड, वो ये आता है कि डी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका कूलॉम लॉ से अलग है, ये काफ़ी हद तक रिलेट करता है कूलॉम से लॉ को। तो ये साइन थीटा, थीटा अपने पास में क्या है, ये पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आर, और जो अपन ने करंट एलिमेंट लिया है वो, तो अपन इसमें करंट की डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ एक टेंजेंट लेंगे बेटा। तो करंट की डायरेक्शन में और पोजीशन वेक्टर आर में जो एंगल बनेगा थीटा, उसको अपन लेते हैं साइन थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसके हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन सभी स्टेटमेंट को यदि अपन मिक्स करें तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। अब ये प्रोपोर्शनल है अपने पास में, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए इन्होंने एक कांस्टेंट यूज लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, बायो-सावर्ट लॉ हो गया। ठीक है, तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट। तो देखिए इसमें और गोस लॉ में ये आपका जो कूलॉम्स लॉ आया था उसमें क्या आया था, कूलॉम्स लॉ में अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो अपने पास में क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ, बाय द करंट एलिमेंट IDL। और जो करंट एलिमेंट IDL है तो ये अपने पास में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि यहाँ पे Q क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो बाय द स्केलर क्वांटिटी से डेवलप हो रहा है, और ये अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी से डेवलप हो रहा है। ठीक है, R² इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ अपन कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये अपन K या 1/4πε0 ले रहे हैं। तो ε0 अपने पास में क्या है, परमिटिविटी, और यहाँ पे जो μ0 है वो अपने पास में है परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी अपने पास में एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो अपन ले रहे हैं वो ये लेते हैं μ0 = 4π×10⁻⁷, जबकि ε0 अपन लेते हैं या K लेते हैं तो उसकी वैल्यू अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अपने पास में एक नया कांस्टेंट आया है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें कहीं भी साइन थीटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है और जो करंट एलिमेंट है उसके बीच में, या करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा यदि अपन इसको लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, तो ये अपन लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में बन रहा है बेटा। जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और यहाँ अपने पास में जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो अपन ले सकते हैं DB = IDL और क्रॉस R²। ठीक है, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, R²। यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ R³ आ रहा है तो ये R वेक्टर फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे R वेक्टर आ रहा है तो ये R³ की फॉर्म में आएगा। ये ज़रूर ध्यान दें क्योंकि पहले भी ये मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, पोजीशन वेक्टर R, और जो IDL से जो सरफेस बनेगा उसकी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यदि अपने पास में ये पोजीशन वेक्टर है और ये IDL की डायरेक्शन है तो इसकी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो अपने पास में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान देना है इसकी डायरेक्शन पे। ठीक है, IDL क्रॉस R से निकालेंगे। अब इसमें जैसे मान लो IDL की डायरेक्शन I² है और पोजीशन वेक्टर है Y डायरेक्शन में है, J² है, तो I²J क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन अपने पास में क्या आएगी, K² डायरेक्शन में आएगी। तो ये इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है IDL और R की। ठीक है, तो ये इसमें कुछ सिमेट्री हैं, सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंस भी हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बायो-सावर्ट लॉ इजी वे में आपको समझ में आया होगा। और ये कांस्टेंट जो है μ0 है, इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। μ0 की वैल्यू क्या है, दोबारा मैं लिख देती हूँ, 4π×10⁻⁷। और इसकी यूनिट में अभी नहीं बना रही हूँ, लेकिन इजीली यूनिट भी अपन बना सकते हैं। यहीं से ये मीटर² हो जाएगा, ये मीटर है, ये एम्पियर है, साइन थीटा ये यूनिट होगी नहीं, और ये इसकी टेस्ला हो जाएगी। तो ये यूनिट आप बनाइए और मेरे को मेंशन करिए। इज़ इट क्लियर बेटा?